नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पर। दिल्ली सल्तनत का लेक्चर चल रहा था, मध्यकालीन भारत में, मिडिवल इंडिया में। दिल्ली सल्तनत का मैंने पार्ट 3 कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के पार्ट 1 में हम लोगों ने गुलाम वंश पढ़ा था। दिल्ली सेकंड वीडियो में हम लोगों ने खिलजी डायनेस्टी को पढ़ा था। थर्ड वाले में मैंने तुगलक डायनेस्टी को पढ़ाया था। तो आज उसका जो अंतिम है, जो कि सैयद वंश और लोधी वंश, उसको पढ़ेंगे। बहुत छोटे छोटे वंश है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं। ज़्यादातर जो दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आते हैं वो खिलजी डायनेस्टी और आपका तुगलक डायनेस्टी से आता था। तो जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ जाके हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में वो लेक्चर देख लीजिए। बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ट्रिक्स के साथ। ठीक है। तो जैसे कि एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आया था आपका दिल्ली, और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 में। ठीक है, और ये 1526 तक चलेगा। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश कितना कितना चलेगा, 1206 से 1290 तक चलेगा। फिर आएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी आएगा 1290 से 1320 तक, सबसे छोटा वंश था इन टर्म्स ऑफ स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम के हिसाब से सबसे छोटा था। फिर तुगलक सबसे लंबा, लगभग 94 वर्ष शासन करेंगे। ठीक है, और 1320 से लेकर 1414 तक। फिर आप आज से शुरू होगा 1414 से लेकर 1451 तक चलेगा आपका सैयद वंश। उसके बाद 1451 से 1526 तक चलेगा अंतिम वंश, दैट इज लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी। तो बात करते हैं सैयद डायनेस्टी की, जो कि सेकंड लास्ट है, और इसको हम बोल सकते हैं ये फोर्थ डायनेस्टी है ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो सैयद वंश की बात करें, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली शासन नहीं था इनका, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं था। और ना ही इन टर्म्स ऑफ कोई कोई इवेंटफुल सिनेरियो इसमें देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा घटनाक्रम देखने को नहीं मिलते। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं हुए थे। ठीक है, तो इस वजह से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आध दो क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो आ सकते हैं। देखिए, इसका संस्थापक क्वेश्चन पूछ सकता है। संस्थापक कौन है? खिज्र खां है। कौन है? खिज्र खां, खिज्र खां। ठीक है, तो ये कौन था? 1414 ईस्वी में दिल्ली के जो तुगलक वंश थे के अंतिम शासक को बंदी बना दिया गया, उसको इम्प्रिजन कर दिया गया, जो कि नासिरुद्दीन शाह महमूद थे। उनको इम्प्रिजन कर लिया गया। और उसका जो अफगानी, जो ये क्या कहते हैं कि सेना नायक था खिज्र खां, इसने जो है एक नए वंश की स्थापना कर डाली। हालांकि ये तुर्क था, लेकिन अफगान से आया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से जो है खिज्र खां ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और सैयद वंश की स्थापना कर डाली। फिर सैयद वंश की 37 वर्ष की सत्ता रही। दे रूल फॉर 37 ईयर्स, बट नो एज सच इवेंटफुल इवेंट टुक प्लेस इन दैट रूल। ठीक है, ऐसा कोई इवेंटफुल घटना नहीं हुई। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा खास चीज़ें नहीं हुई। हाँ, एक चीज़ जो पूछ ली जाती है कि रैयत आला की उपाधि किसने धारण की थी, तो रैयत आला की उपाधि खिज्र खान ने, इसके संस्थापक, इनके फाउंडर ने धारण की थी। टाइटल होल्ड किया था। आपको पता है मध्यकाल में बहुत सारे क्वेश्चन टाइटल से पूछे जाते हैं। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ टाइटल्स का। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा सुल्तान आजम। सुल्तान आजम कौन? इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश है। फिर उसके बाद आपको पूछा जाएगा नियामत खुदाई। नियामत खुदाई कौन है? बलबन है। ठीक है, नियामत खुदाई। ठीक है, बलबन है। फिर उसके बाद बोला सिकंदर आज़म। सिकंदर आज़म कौन है? सिकंदर आज़म है अलाउद्दीन खिलजी। और क्या कहते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या कहते हैं कि, और गाजी गाजी मलिक किसका था नाम? ये मोहम्मद बिन तो सॉरी गयासुद्दीन तुगलक का था। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का, सिपा सलार, लाख बख्श। तो ये सारे के सारे टाइटल्स हैं जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पूछ लेता है। तो ऐसे ही एक टाइटल था रैयत आला, जो किसने होल्ड किया था? ये होल्ड किया था किसने? सैयद वंश के संस्थापक खिज़र खान ने। तो खिज़र खान ने 1414 से लेकर 21 तक शासन किया। उसके बाद मुबारक आते हैं, मुबारक खां 1421 से 1434 तक। फिर मोहम्मद खां 1434 से 1443 तक। आलम शाह 1443 से 1451 तक। दे ऑल रूल फॉर सैयद डायनेस्टी, बट नो एज सच important events took place ड्यूरिंग दिस और रेजिम। ऐसा कुछ इनके शासनकाल में कुछ ऐसी घटना नहीं घटी जो आपको बताने लायक हो। ठीक है, मतलब ये सब के सब लपू झन्ने टाइप के शासक थे। यू नो लपू झन्ना? लपू झन्ना का मतलब होता है, हम लोग के यूपी में इसको बोलते हैं एकदम काम ऐसे ही, मतलब जो कुछ ऐसे ही चल रहे, मतलब हो जाए और पता भी ना चले, ऐसा ही शासन हुआ था सैयद वंश का। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा सैयद वंश। ठीक है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लोधी डायनेस्टी, लास्ट डायनेस्टी, जिसके बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट डायनेस्टी जो कि 1451 से 1526 तक चलेगा। याद रखिएगा, इनका क्रम कभी कभी पूछ लेता है। बसई याद रखना। क्या याद रखना है? बसई। बसई से क्या होगा? बहलोल लोधी,
बहलोल है, बकलोल नहीं है, ठीक है। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, तो 3 शासक यहाँ पे आएंगे लोदी डायनेस्टी में, ठीक है। द रूल फॉर ऑलमोस्ट 75 ईयर, ठीक है, देख रहे हैं 75 साल तक शासन करेंगे। बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक शासन करेगा। सिकंदर लोदी 1489 से 1570 तक शासन करेगा। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक शासन करेगा, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होगा। ये केवल और केवल लोधी डायनेस्टी का ही नहीं, बल्कि पूरे होल दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर होगा इब्राहिम लोधी। आई विल टेक अ लुक जब ये जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं बहलोल लोधी की क्या। सईद वंश के पश्चात लोधी वंश की स्थापना होती है, लोधी वंश स्टैब्लिश होता है। इस वंश का संस्थापक यानी फाउंडर कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, ध्यान दीजिएगा, पहला अफगानी शासक होगा, फर्स्ट अफगान रूलर होगा टू रूल इन इंडिया, टू रूल इन दिल्ली, ठीक है। तो भारत का पहला अफगानी शासक पूछा जाए तो लोधी वंश, और भारत का पहला तुर्क शासक पूछा जाए तो अगर ऑप्शन में आपको मिल जाए अलाउद्दीन, सॉरी क्या कहते हैं कि मोहम्मद गोरी, तो उसको लगा दीजिएगा, ठीक। हालांकि उसने बहुत विवाद है, क्योंकि कुछ हिस्से पर उसने शासन किया था, लेकिन ऐसा कोई वंश स्थापित नहीं हो पाया था, डायनेस्टी नहीं स्थापित हो पाया था ना, दैट्स वाई। लेकिन पहला अगर रूलर तुर्क रूलर पूछा जाएगा तो आपको लगाना क्या है? मोहम्मद गोरी। उसके बाद अगर शासक पूछा जाए भारत में वंश के पहला वंश कौन सा होगा? गुलाम वंश, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, ठीक है। तो लोधी डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है किसकी? अफगानी शासक, ठीक है। लोधी वंश का विस्तार देखिए, बहुत ज़्यादा लंबे क्षेत्र पर इनका शासन नहीं होगा। देखिए ये थोड़ा सा पाकिस्तान है, ये आपका मिडिल गंगटिक है, यानी कि इंडो गैंगटिक प्लेन है जो आपका, और साथ ही साथ ये सिंधु का प्लेन है। तो यहाँ पर केवल शासन होता है, बाकी बहुत बड़ा एरिया है ये अनरूल्ड रह जाता है इनका, तो इतना ऐस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। दूसरी बात, बहलोल लोधी की बात करते हैं, 1451 से 1489 तक शासन किया। इसको सत्ता हासिल करने के लिए कोई खास संघर्ष नहीं करना पड़ा, ठीक है। जो दिल्ली सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह, उसने जो है क्या किया, खुद से जो है दिल्ली सल्तनत का सत्ता छोड़ देता है बहलोल लोधी के समर्थन में, ठीक है। वो रिज़ाइन कर देता है, एक तरह से समझिए कि जन दबाव में आके रिज़ाइन कर देना, उसी तरह से कर लेता है, ठीक है। बहलोल लोधी से केवल एक चीज़ पूछा जाता है कि इसने बहलोली सिक्कों को शुरुआत की थी। ही वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कॉइन्स ऑन हिज ऑन नेम, समझ में आया? अपने खुद के नाम पर इसने सिक्के चालू कर दिए। देखिए बहलोली। तो एग्जाम में क्या पूछेगा कि बहलोली सिक्के किसने जारी किए थे, तो ये भी पूछ सकता है, तो बहलोल लोधी ने किए थे। या ऐसे घुमा के प्रश्न कर सकता है कि वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक थे जिसने स्वयं के नाम पर सिक्के जारी किए। तो स्वयं के नाम पर सिक्के कौन जारी करता है? बहलोली सिक्के, बहलोल लोधी, ठीक है। ये सिक्के हैं, देख लीजिए, ठीक है। अरबिक पूरी तरह से ये अफगानी सिक्के हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है सिकंदर लोधी, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1489 से 1517 तक शासन करेगा। सिकंदर लोधी लोधी वंश का सबसे बड़ा शासक था, सबसे ज़्यादा ग्रेट नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी जो धार्मिक नीति थी बहुत ही ज़्यादा कट्टर थी। इसने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए थे, बहुत सारे जो हिंदू पिलग्रिमेज हैं वहाँ पर इसने जो है आतंक मचाया था, तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर अगर पूरे दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश में इफेक्टिव रूलर की बात करें, प्रभावशाली शासन जिसका था, तो यही था, इसलिए एग्जाम में ऐसे बन सकता है। तो इसने क्या किया, देखिए इसने, आपको बताते हैं, यहाँ पे मैप पे चलते हैं पहले। देखिए उस समय जब था कि अफगानिस्तान का इलाका और ये आपका बांग्लादेश का इलाका, तो यहाँ से यहाँ बहुत व्यापार होता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी। तो ये एक बढ़िया सा ट्रेड रूट हुआ करता था, ठीक है। ये दिल्ली के आसपास से होकर गुजरता था। तो दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर यहाँ पर जो है, जहाँ पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश का मिलन होता है, तो यहाँ पर उसने जो है एक शहर ही बना दिया, ठीक है। क्यों बना दिया? ताकि आने जाने वाले जो ट्रैवलर्स हैं उनसे टैक्स वसूले जा सके। तो इसलिए टैक्स वसूली के लिए इसने एक शहर बना दिया, जिसे आज हम लोग आगरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आगरा। तो आपसे पूछ लिया जाता है आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। और वहाँ पर उसने एक किला बनवाया था, जिसे बोला गया बादलगढ़ का किला। क्या बोला गया? बादलगढ़ का किला, फोर्ट ऑफ बादलगढ़। तो ये भी पूछ सकता है किसने बनवाया? आगरा की स्थापना पूछेगा, फाउंडेशन ऑफ आगरा स्टैब्लिश्ड बाय सिकंदर लोधी। और इसके बाद अब एक और चीज़ है, 1506 में क्या करता है वो? आगरा को अपनी राजधानी ही बना लेता है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु मेड आगरा कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत, या आगरा को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक पूछेगा तो सिकंदर लोधी। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है, ठीक है। दूसरी बात, उसने क्या किया? भूमि की पैमाइश, पैमाइश का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब होता है उसकी नाप तोल। तो भूमि के जैसे नाप किया जाता है, बिस्वा में किया जाता है। बिस्वा किसने चालू किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। तो उसी तरह से आज
आजकल देखिए गज होता है, फिट होता है, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो इसी तरह से गज ए सिकंदरी एक लैंड मेजरमेंट यूनिट था, यानी भूमि मापन इकाई। जैसे कि ये मान लीजिए इतना एक गज को घोषित कर दिया गया, तो उसे गजे सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, गजे सिकंदरी किस शासन के दौरान भूमि मापन इकाई थी, लैंड मेजरमेंट यूनिट स्टार्टेड बाय विच डायनेस्टी। तो डायनेस्टी पूछेगा तो लोधी वंश, और क्या कहते हैं कि शासक पूछेगा तो सिकंदर लोधी। ठीक है, एक और चीज़ है, इसने ये कविताएं लिखता था, कवि था एक तरह से। तो अंदर शैतान राजा के अंदर एक तरह से कवि भी छुपा रहता था। तो वो पर्शियन वर्स जिसे बोला गया, इंग्लिश में बोलते हैं पर्शियन वर्स, और फारसी कविता करता, जिसे किस नाम से जाना गया, गुलरुखी के नाम से जाना गया। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि गुलरुखी किसकी रचना है, गुलरुखी इज द कॉम्पोजिशन ऑफ विच रूलर, तो सिकंदर लोधी। ठीक है, इसके अलावा उसने क्या किया, सिकंदर लोधी ने आयुर्वेद जो ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ है यानी कि वैदिक ग्रंथ है आयुर्वेद, जिसमें चिकित्सा संबंधी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, और नेचुरोथेरेपी है एक तरह का, ये प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है। ठीक है, इसका इसने फारसी में अनुवाद करा, उसे किस नाम से जाना गया, फहरंगे सिकंदरी। तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है फहरंगे सिकंदरी क्या है, तो ऑप्शन में दे देगा ये सिकंदर लोधी का आत्मकथा है, सिकंदर लोधी का प्रशासन है, दुनिया भर का दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए इट्स अ कोर ट्रांसलेशन ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, तो आयुर्वेद का ये पूरी तरह से अनुवाद था। ठीक, सिकंदर लोधी की फिर मृत्यु के बाद कौन बनता है, उसका बेटा इब्राहिम लोधी शासन करता है 1517 से 1526 तक, जो कि दिल्ली सल्तनत का और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि लोधी सल्तनत का अंतिम शासक बनता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। ठीक है, उसके शासनकाल में लगातार विद्रोह हो रहे थे, क्योंकि पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था सिस्टम। ठीक है, हर एक जो क्षेत्र था, मालवा, अफगानिस्तान अफगानिस्तान कह रहा हूँ, अब मालवा हो गया, पश्चिमी भाग हो गया, पूर्वी भाग हो गया, उत्तरी भाग, तो लगातार यहाँ पे रिवोल्ट हो रहे थे। दिल्ली सल्तनत से लोग आज़ादी चाहते थे। इसी बीच में क्या होता है, बैटल ऑफ घटोली एग्जाम में पूछ सकता है, घटोली का युद्ध। घटोली का युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है, ये इब्राहिम लोधी के बीच हो रहा है और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हो रहा है। राणा सांगा वॉज ग्रैंड फादर ऑफ महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के ये जो है ग्रैंड फादर थे। ठीक है, इब्राहिम लोधी और इनका जो है क्या होता है, घटोली के मैदान में युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी की पराजय होती है। तो इस तरह से मेवाड़ जो है दिल्ली के चंगुल से आज़ाद होता है। लेकिन राणा सागा यहीं पर रुकते नहीं हैं, फिर उसके बाद होता है षड्यंत्र, क्योंकि इब्राहिम लोधी को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया जाता है। तो अब जो आपका उत्तरी पश्चिमी भाग है, यानी कि जो मौजूदा पाकिस्तान है, लाहौर का जो क्षेत्र है, वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे आरिफ लोधी। क्या हुआ थे, ऐसे सुन लो बस, आरिफ लोधी जो कि किसके चाचा थे, इब्राहिम लोधी के चाचा थे। तो आरिफ लोधी और राणा सांगा, तो राणा सांगा और आरिफ लोधी ने मिलकर एक प्लान बनाया। उसी समय एक उभरता हुआ सेना नायक था, एक उभरता हुआ जो है लड़ाका था, जिसका नाम था बाबर, जहीरुद्दीन बाबर। ये अफगानिस्तान के चगताई वंश में जो है फरगना नामक प्रांत में, फरगना प्रोविंस में रूल कर रहा था। तो इसके बारे में काफ़ी सुना था, इसकी जो वॉर टैक्टिक से बहुत ही कमाल की थी। तो राणा सांगा और आरिफ लोधी ने इसको इन्वाइट किया भारत। ध्यान दीजिए, अपने मन से नहीं आता, इसको इनविटेशन मिलता है कि आइए आप भारत में दिल्ली सल्तनत को हराइए जो है, और अपना हिस्सा लेके जाइए। तो बाबर यहाँ पर आता है युद्ध करने के लिए। ठीक है, और इसको राणा सागा और आरिफ लोधी जैसे लोगों का सहयोग मिलता है, और इसलिए होता है एक जो है बहुत बड़ा इवेंट होता है भारत के इतिहास में। वो इवेंट इतना महत्वपूर्ण है कि आज भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि पूरी भारत का कायाकल्प होने वाला, पूरी तरह से इतिहास बदलने जा रहा है, क्योंकि पानीपत का पहला युद्ध होगा। बैटल ऑफ पानीपत टेक्स प्लेस इन 1526 1526 में होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कब हुआ था, 1526। किसके किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की सेना ने इब्राहिम लोधी को हराया और इब्राहिम लोधी मारा जाता है। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। लेकिन बाबर यहाँ पे चालाकी करता है, बाबर जो है दिल्ली छोड़कर जाता नहीं है, और बाद में फिर उसका आरिफ लोधी और राणा सांगा के साथ भी संघर्ष होगा, और उन दोनों के विद्रोह को दबाकर बाबर हिंदुस्तान का जो है सिरमौर बन जाता है। सिरमौर बोले तो नॉट सिरमौर चौक, सिरमौर बोले तो यहाँ का बादशाह बन जाता है। तो इस तरह से भारत में मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है, और उसके बाद ये काफ़ी लंबे समय तक शासन चलेगा। तो यहीं पर दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे क्या, दिल्ली सल्तनत, जिसमें बाबर, हुमायूं, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक के सभी शासकों को हम लोग पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो बने रहिएगा,
सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं लेक्चर बना पाऊँगा। अगर फिर भी लेक्चर में कहीं कोई सजेशन देना हो तो आपका जो भी सजेशन है मोस्ट वेलकम है। थैंक यू। और पीडीएफ इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।